جو बजौड़ के अंदर दहशतगर्दी का हमला हुआ जिसमें अभी पता नहीं चल रहा लेकिन 40 शहादतें हो चुकी हैं और कहते हैं 50 लोग इस वक्त बुरी तरह ज़ख्मी हैं। तो मैं सारी कौम की तरफ से इनके घर वालों के लिए, इनकी फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, इनके बड़ों के लिए, माँ बाप के लिए जो शहीद हुए हैं, हम सब आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको हिम्मत दे, ताकत दे, सब्र दे इस मुश्किल वक्त से गुजरने का, और सारी कौम आपके साथ है। जब सारी आपकी रिसोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी फोर्सेस, उनका सिर्फ एक ही मकसद हो कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात उसको किसी ना किसी तरह ख़त्म किया जाए, हर किस्म के उनके ऊपर केसेस किए जाएं, उनको जेलों में डाला जाए, उनके घरों के ऊपर हमले किए जाएं, उनके रिश्तेदारों का पता चलवाओ, उनकी बिजनेसेस बंद करो और किसी ना किसी तरह इनको ख़त्म करो। जब एक हुकूमत का सारी तवज्जो इधर आ जाती है तो वो कैसे, जो नज़र आ रहा है कि दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, वो कैसे इसका मुकाबला करेगी। 636 एक साल में पख्तूनख्वा में सिर्फ दहशतगर्दी के वाक़या हुए हैं, जिसमें पख्तूनख्वा की पुलिस को सबसे ज्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ा, और उसके अलावा बलूचिस्तान में और वो जो कैंटोनमेंट पे जोब में अटैक हुआ। तो मेरी फिर से दरखास्त है कि ये मसला और बढ़ता जाएगा अगर अभी पूरी तरह तवज्जो ना दी और अपनी प्रायोरिटीज ठीक करें। ये जो तहरीक इंसाफ है ये मुल्क दुश्मन नहीं है। जो मुल्क की 70% 75% अवाम जिस जमात के साथ खड़ी है वो मुल्क से ना गद्दारी कर सकती है ना उसकी दुश्मन है। तो उसके ऊपर पूरी तवज्जो दे के और यहाँ नजरअंदाज करना कि जो मसला बढ़ता जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा जुल्म मुल्क से नहीं हो सकता। जब 12 लाख पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले जाएं, ये पैसे से ज्यादा, ये जो हमारा डॉलर बाहर निकला है, क्योंकि ये अपने डॉलर्स भी लेके गए होंगे ना, तो जो डॉलर्स बाहर जा रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो ब्रेन ड्रेन हुई है, जो आपके वो लोग जो कि सबसे ज्यादा माशरे की उठाने में इनका हाथ होता है, प्रोफेशनल्स का, वो जब मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, बिजनेसमैन वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जब वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो मुझे बताएं मुल्क का क्या मुस्तकबिल है। और वो इसीलिए है कि किसी को समझ ही नहीं आ रही मुल्क जा किधर रहा है, कि एक पार्टी को खत्म करते करते सारे मुल्क के इदारे तबाह कर दिए। किसी इदारे के ऊपर लोगों को इस वक्त एतमाद नहीं है। FIA को तो लगाया हुआ है कि जी किसी ना किसी तरह पकड़ो इमरान खान को और ये PTI की लीडरशिप, किसी तरह साइफर पे पकड़ लो। ये नहीं पता कि साइफर जितनी साइफर पे बात होती है तो सारी उंगलियां इनके ऊपर आती हैं। नून लीग के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि जनरल बाजवा ने तो हमें पहले से बता दिया था कि मैं ये गवर्नमेंट गिराने लगा हूं। उसने तो ये कहा है कि अगर कोरोना ना आता तो ये तो 1 साल के अंदर गवर्नमेंट गिर गई थी हमारी, और पंजाब तो वो पहले गिराना चाहते थे। उसके बाद कहते थे तुम सेंटर भी ले लो। हमें तो ये पता था कि साजिश हुई है। लेकिन ये भी एक और सवाल अब उठता है कि कैसे कोई आदमी जो ग्रेड 22 का एक ऑफिसर है, कैसे वो किस फोरम पे फैसला करता है कि कौन सी हुकूमत रहनी चाहिए, कौन सी जानी चाहिए। क्या बंद कमरे में इतना बड़ा फैसला होना चाहिए जिसकी इतनी बड़ी कीमत कौम अदा कर रही है। आज 14 मई को पंजाब के इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है, गवर्नमेंट मानती नहीं है। उसी वक्त मुझे वैसे अफसोस से कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त अपनी रिट कायम करनी चाहिए थी। हमें अफसोस है कि उन्होंने इस हुकूमत को आइन को तोड़ने की इजाज़त दे दी। जब आपने उनको कोई एक्शन ही नहीं लिया तो इसका मतलब गवर्नमेंट और तो चौड़ी हो गई। अब तो खुल के कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला भी करता है मिलिट्री कोर्ट्स पे हम मानेंगे नहीं। जो इस हुकूमत ने किया है, औरतों के साथ जो किया है, पहले तो ये छोड़े ना कि हमारा दीन क्या कहता है कि कैसे क्या रवैया हमारा होना चाहिए इस्लाम में औरतों के साथ। उसके बाद हमारा जो कल्चर है, मैं बार बार लोगों को बताता हूं कि मैं जब पहली दफ़ा बाहर गया पाकिस्तान से तो मैं हैरान हो गया। इस तरह की औरतों की इज्जत बाहर नहीं है, मगरबी माशरे में नहीं है जो कि हमारे माशरों में है। और जिस तरह औरतों को सड़कों पे घसीटा, जिस तरह उनको जेलों में डाला, जिस तरह औरतों को जेलों में रखा हुआ है, और मैं यानी हैरान हूं कि क्या डॉक्टर यास्मीन किसी ये बिल्डिंग जलाने में थी मुलव्वस? क्या आलिया हमजा थी? क्या तैयबा थी? क्या सनम थी? क्या खतीजा? इन्होंने कोई बिल्डिंग जलाई है? इनको इतनी बड़ी सजा कि 80 दिन से ये जेलों में है। और भी औरतें, कोई जियो फेंसिंग में कोई औरत मिल गई उसको पकड़ी जेलों में डाल दिया। और उनके बच्चे हैं,
اور اس کے باوجود ان کو جیلوں میں رکھا ہوا. یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے؟ اور یہ پرامن احتجاج تھا. پرامن احتجاج آئین ہمیں حق دیتا ہے. یہ پاکستان کا قانون نہیں توڑا تھا کسی نے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ 50% آپ کی آبادی آپ ان کو پالیٹکس سے باہر نکال دیں، جبکہ وہ شرکت کرنا شروع کر دی تھی. ایک سیاسی شعور پیدا ہو گیا تھا جس میں عورتیں کیا، بچے، نوجوان، بوڑھے. لیکن جو عورتوں کی شرکت تھی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پلان کے تحت، یہ پلان کر کے عورتوں کو سیاست سے باہر کیا جا رہا ہے. جس طرح انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کینسل کروائی. ہم نے جو ان کو ووٹنگ رائٹس دلوائے تھے، ہم نے حضرت امام حسین کی شہادت سے کیا سیکھا؟ تو جب پتا تھا کہ وہ پوری کی پوری فوج سامنے کھڑی ہے، پیچھے نہیں ہٹے، جھکے نہیں. اور جو ان کی شہادت تھی، جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صدیوں تک مسلمان جب کھڑا ہوتا تھا ظلم کے خلاف، غلامی کے خلاف، تو وہ لا الہ الا اللہ اور امام حسین، حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ ہمیشہ یاد رکھتا تھا. وہ جو پتہ ہوتے ہوئے ایک انسان کو کہ ہم جیت نہیں سکتے، یعنی کوئی میری موت ہے، میں یہ جو اب کھڑا ہوں اسٹینڈ کے اوپر تو میں زندہ نہیں رہوں گا. اس کے باوجود وہ عشق کتنا ہوتا ہے اوپر والے کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں خوف کے بت کی وجہ سے کسی کے سامنے جھک گیا ہوں. اور یہ ہوتا ہے کہ جس کی جو انہوں نے بیج بو دیے کہ ہمیشہ مسلمان دنیا میں ظلم کے سامنے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے وہ اس قربانی کا. یزید نے کیسے یہ ظلم ہونے دیا تھا، وہ کیوں کامیاب ہوا؟ کیونکہ کوفہ کے لوگ اتنے خوف زدہ تھے. اس نے اپنا گورنر، ظالم گورنر کو رکھا تھا وہاں، اس کے ظلم کی وجہ سے وہ اتنے سہمے ہوئے تھے، وہ اتنے ڈر گئے تھے یزید کے ظلم سے کہ وہ نکلے نہیں. انہوں نے اتنا بڑا ثانیہ اسلام کی تاریخ میں ہونے دیا اور وہ ساری زندگی پچھتاتے رہے. میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھیں، یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر خوف ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جی وہ جیل میں پکڑ لیں گے، وہ گھر توڑ دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ مار دیں گے، وہ ویگو ڈالا آ جائے گا. آپ اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں. یہ جس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رائے حق کے اوپر کھڑے ہیں، ہم ظلم کے سامنے نہیں جھکتے، ہم اپنی آزادی لے لیں گے. میرے اوپر 180 سے اوپر کیسز ہیں. میں پچھلے 2 مہینے میں تقریباً 350 مختلف کیسز کے اندر عدالتوں میں جا چکا ہوں. ایک دن میں 19 کیسز کا میں نے سامنا کیا اور میں یہ کرتا جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ میں نہ کر سکوں، یہ مجھے جیل میں، کیونکہ پوری کوشش کریں جیل میں ڈالنے کی، میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں، میں کھڑا ہوں. میں کسی صورت یہ ان کے حربوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے میں کسی صورت ان کے سامنے جھکوں گا نہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں آپ بھی، ساری قوم فیصلہ کر لے کہ ہم یہ ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے اور انشاءاللہ ہم آزاد ہو جائیں گے.